Dear student, my name is Madam Misra and I am going to teach you National Movement 1919 to 1947। इसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 के बीच का बात करेंगे। इसे गांधी एरा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि गांधी जी इस पूरे आंदोलन के एक प्रोमिनेंट लीडर के रूप में थे। पहले हम गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों को समझेंगे, फिर गांधी जी के साथ हम पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे। बॉर्न 2 अक्टूबर 1869, जैसा कि आप जानते हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्म हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड से डिग्री हासिल की तथा साउथ अफ्रीका में लॉ की डिग्री जो इंग्लैंड से हासिल की थी उसके प्रैक्टिस के लिए गए थे। साउथ अफ्रीका में उस समय का सोशल कंडीशन ठीक नहीं था, इसके लिए वहाँ पे उन्होंने एक यूनियन का स्थापना किया जिसे नेशनल इंडियन कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। मैंने इस पूरे वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए लिखने का प्रयास किया है। मैं हिंदी में समझाता हूँ और फिर इंग्लिश में ये स्क्रीन पे आपको आ रहा है। हर एक डेटा को आप स्क्रीन से लिख लें और फिर एक कहानी के रूप में इस पूरे मूवमेंट को आप गांधी जी के साथ समझें। इससे आपको क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन के टिक हो जाएंगे और आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा और आपको पूरा का पूरा 1919 से 1947 तक मैं हर एक ईस्वी वाइज बताऊंगा, आपको वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका में उस समय का कंडीशन ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। फिर उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह, पहली बार सत्याग्रह का भी प्रयोग उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही किया था। सत्याग्रह को अगर हिंदी में समझें, सत्य के लिए आग्रह मीन्स जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हम लड़ेंगे लेकिन उसमें कहीं भी हिंसा का बात नहीं होगा। गांधी जी फिर इंडिया 1915 में इंडिया लौटते हैं और आज भी 9 जनवरी को उसी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर वो 1916 में चंपारण जाते हैं। किसके कहने पे? राजकुमार शुक्ल के कहने पे पश्चिम चंपारण गए। वहाँ पे इंडिया में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने किया। राजकुमार शुक्ल क्यों बुलाए थे गांधी जी को पश्चिम चंपारण? क्योंकि वहाँ के नीलहे किसानों कहा जाता है, जो नील उपजाने वाले किसान थे, वहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील उपजाने के लिए मजबूर किया जाता था। और इससे उनको हानि क्या होता था, नील उपजाने के परिणाम स्वरूप वहाँ की जो भी मिट्टी होती थी उसकी उर्वरता, वहाँ के खेतों की उर्वरता कम हो जाती थी, जिसके लिए किसानों ने इसका विरोध किया। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में बुलाया और चंपारण में गांधी जी फिर से सत्याग्रह का प्रयोग किया। फिर उसके बाद 1917 में गुजरात के किसानों ने भी बुलाया और वहाँ पे खेरा सत्याग्रह में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। फिर बात करते हैं 1918 में। तो 1918 में गुजरात के ही अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने विद्रोह किया, अपने हक के लिए उन्होंने लड़ा और उसमें भी गांधी जी ने 1918 में पार्टिसिपेट किया। अब 1918 के बाद हम बात करते हैं 1919 में, और कहा जाता है कि 1919 यहीं से गांधी युग का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि इंडियन कांग्रेस जो भी अंग्रेज थे उनके जो इफ़ेक्टिव जो भी एक्ट जो लाया गया वो एक रोलेक्ट एक्ट था। और वो एक्ट क्या था ये हम समझने का कोशिश करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत ही पावरफुल एक्ट लाया जिसमें पुलिस को ये अधिकार दिया गया, रोलेक्ट एक्ट में पुलिस को ये अधिकार दिया गया कि वो किसी का भी गिरफ्तारी कर सकता है, बिना किसी कारण के भी वो किसी को गिरफ्तारी कर सकता है। और ये इसलिए किया गया क्योंकि इसका मेन उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना। फिर हम बढ़ते हैं आगे, 1919 की ही बात करते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये रोलेक्ट एक्ट से ही जुड़ा हुआ है। रोलेक्ट एक्ट इतना पावरफुल था, इसे काला कानून भी कहा जाता था और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड को प्रारंभ किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो
अंग्रेज़ों के विरुद्ध यह एक पहला पूर्ण भारतीय आंदोलन था। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने एक हड़ताल बुलाने का, बड़े पैमाने पर हड़ताल तथा पब्लिक मीटिंग बुलाने का आदेश दिया, आह्वान किया। उन्होंने एक आह्वान किया, बड़े पैमाने पर पब्लिक मीटिंग तथा हड़ताल करने का आह्वान उन्होंने किया 6 अप्रैल 1919 को। इनके ही कहने पे 6 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पंजाब के अमृतसर में एक सभा बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने भाग लिया। ये वहाँ के एक प्रोमिनेंट लीडर थे और 10 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो जाती है। फिर इसी गिरफ्तारी के विरोध में लोगों में बड़े पैमाने पर विरोध हो गया। लोग अंग्रेज़ों का बड़े पैमाने पर विरोध करना प्रारंभ किया, क्योंकि वो शांतिपूर्ण ढंग से, डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू ये दोनों बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग बुलाए थे और फिर उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके लिए लोगों में बड़े पैमाने पर विरोध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध विरोध हो जाता है। फिर यही जालियांवाला बाग का मेन कारण बनता है और 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग, एक पार्क है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और फिर लेकिन उस पार्क में एक खामी थी। वो ये थी कि उसका एग्जिट एक ही था और वो भी नैरो था, बहुत ही संकीर्ण एग्जिट था और बहुत ही संकीर्ण निकास था और वहाँ पे जनरल ओडायर ने उसको क्लोज कर दिया और निहत्थे भीड़ पर, शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली बरसाने का आदेश दे दिया। इसके बाद फिर इंडिया में एक अलग तरह का माहौल बना और उसके बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन, मीनवाइल खिलाफत आंदोलन आ गया। ये क्या था? क्योंकि इसका कनेक्शन नन कोऑपरेशन मूवमेंट से है, इसीलिए पहले खिलाफत आंदोलन को हम पढ़ेंगे, फिर हम नन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन में तुर्की के सुल्तान, जिसे क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था, और वर्ल्ड वार 1 के बाद सुल्तान के पोस्ट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 to 1918 सुल्तान पोस्ट वेयर रिमूव्ड। उस पोस्ट को क्या कर दिया गया, उस पद को हटा दिया गया। इससे क्या हुआ, भारतीय मुसलमानों में भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, चूँकि अंग्रेज़ों का यहाँ पर भी शासन था और इसीलिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध यहाँ के मुसलमानों में भी विरोध की भावनाएं पैदा हो गई। फिर क्या होता है, शौकत अली, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें पॉपुलरली अली ब्रदर्स के रूप में जाना जाता है, ये दोनों इसके प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं। इसके साथ अन्य लीडर भी रहे हैं, जैसे मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा कई अन्य इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। बट इसमें एक बात होती है कि चूँकि ये दोनों अली ब्रदर्स जो थे, ये खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा देना चाहते थे, बट उन्हें किसका सपोर्ट चाहिए था, कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए था। और गांधी जी ने इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनहरा अवसर समझा, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर समझा और उन्होंने खिलाफत आंदोलन को जमकर समर्थन दिया। और फिर क्या होता है, 1920 ईस्वी, दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर सेशन में एक रिजोल्यूशन पास होता है, जिसे हम नन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन बोलते हैं। असहयोग आंदोलन को दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। फिर हम बढ़ते हैं नन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ। 1920 से 1922 तक इसका टाइम माना जाता है। नन कोऑपरेशन मूवमेंट में 2 तरह के परिणाम होते हैं, एक सकारात्मक परिणाम और एक की बात करें तो वो नकारात्मक परिणाम थे। सकारात्मक परिणाम की बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा मिला, होम वुवेन जो भी क्लॉथ थे उसको बढ़ावा मिला। नन कोऑपरेशन मूवमेंट में असहयोग आंदोलन, ये सारे चीज़ हुए। और वहाँ पे आगे की बात करें अगर, तो निगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो निगेटिव इफ़ेक्ट में क्या हुआ कि जितने भी सरकारी पोस्ट पे जो भी आदमी थे
प्रोमिनेंट जो भी आदमी थे उन्होंने, जैसे लॉयर्स ने कोर्ट का बहिष्कार किया, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, ये सारे उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट में आते हैं। बट वो भी एक तरह से हमारे आंदोलन के लिए वो भी पॉजिटिव ही था। फिर हम बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था असहयोग आंदोलन। उसी बीच एक घटना होती है जो कि चौड़ी चौड़ा, फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना होती है चौड़ी चौड़ा में। और ये चौड़ी चौड़ा है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा में एक घटना होती है। क्या होती है, हम आगे पढ़ते हैं। मॉब ने क्या किया कि पुलिस स्टेशन पे, चौड़ी चौड़ा जो कि उत्तर प्रदेश का एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे चौड़ी चौड़ा के पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब गांधी जी तो हिंसा को कभी सपोर्ट किए नहीं थे, या फिर कांग्रेस तो हिंसा को उस समय तक सपोर्ट कर ही नहीं रही थी। तो सबने सोचा कि अब हिंसक रूप ले रहा है असहयोग आंदोलन, इसे समाप्त कर दिया जाए। और 1922 को, फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस महत्वपूर्ण आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। फिर बात करते हैं 1923 को। आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह एक एक ईस्वी वाइज बढ़ रहा हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। फिर हम बात करते हैं 1923 की। 1923 में फिर क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, और इसकी स्थापना में इसके प्रेसिडेंट के रूप में चित्तरंजन दास तथा इसके सचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू आते हैं। वो दोनों मिलके इस स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं 1923 को। इसके अन्य लीडर भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हकीम अजमल खान, ये सारे इसके अन्य लीडर्स भी थे। इनका मेन उद्देश्य ही था, इनका कहना था, इन दोनों लीडर्स का तथा अन्य लीडर्स का, स्वराज पार्टी के मेंबर का कहना था कि हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध जाके, अंग्रेज़ों का विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल असेंबली, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, उसका विरोध हमें नहीं करना चाहिए। मतलब हिंदी में समझे तो उनकी जो कार्य विधायिका है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, जहाँ से वो कानून बनाते हैं उसका विरोध हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक पार्टी फॉर्म किया। और होता क्या है, 1923 में एक लार्ज नंबर ऑफ सीट कहें या फिर एक कॉन्सिडरेबल नंबर ऑफ सीट कहें, कौन जीतती है? स्वराज पार्टी जीतती है। प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शन में जीतती है। और फिर इस प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शन में वो जीतती है स्वराज पार्टी। और वहाँ पे उन्होंने फिर से किस चीज़ की बात कही? वर्कर्स के, इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द वर्कर। उनका मेन फोकस क्या था? वहाँ के मज़दूरों का, इंडिया के मज़दूरों का जो शोषण हो रहा था उसको रोकने का बात कहा। लेकिन फिर क्या होता है, CR दास, जिनकी मृत्यु 16 जून 1925 को, दुर्भाग्यवश CR दास की मृत्यु हो जाती है। और फिर स्वराज पार्टी का पतन होने लगता है। आगे के लीडर कोई इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे जो अच्छे से संभाल पाए। और फिर एकाएक ये ख़त्म नहीं हुआ स्वराज पार्टी। इसका एंड ऐसा माना जाता है कि 1935 में स्वराज पार्टी का एंड होता है, पूरी तरह से स्वराज पार्टी बंद होती है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट कब से दिखने लगता है? 16 जून 1925 को CR दास, चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद से। फिर हम बात करते हैं साइमन कमीशन का। हम 1925 तक आ गए। अब हम साइमन कमीशन का बात करते हैं। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन ने 1927 में एक कमीशन को अपॉइंट किया। ब्रिटिश हुकूमत ने एक कमीशन को अपॉइंट किया जिसका मेन काम था, 1919 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट के 10 साल, लगभग 10 साल के बाद उसके बारे में कि उसकी समीक्षा करने के लिए उसका वर्किंग को देखने के लिए, क्या वो सही से काम किया, क्या रिफॉर्म और लाया जाना चाहिए था, इसके लिए एक कमीशन को भेजा गया। इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नाम पे रखा गया। इसमें एक सबसे बड़ी खामी क्या थी? ऑल मेंबर्स वेयर ब्रिटिशर्स, सारे के सारे मेंबर उसके क्या थे? अंग्रेज थे। और इसीलिए इसका जम के विरोध भी हुआ। ये इंडिया में आया कब? 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा सबसे पहली बार। और फिर इसे
काले झंडे दिखाकर पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, लखनऊ में और भी बहुत सारे जगहों पे इसका बहिष्कार किया गया। जवाहरलाल नेहरू, उन्हें भी लाठीचार्ज में लखनऊ में घायल कर दिया गया। होता वही है फिर से, लाला लाजपत राय को भी लाठी चार्ज किया गया। कब? 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया गया। और फिर 17 नवंबर को, अंत में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने ही कहा था, जब इनके सर पे लाठी बरसाए जा रहे थे तो इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पे बरसाए गए, कुछ इस तरह से उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर बरसाए गए हर एक लाठी ब्रिटिश शासन के लिए ताबूत की कील साबित होगी। इस तरह से उन्होंने कहा था। ये बहुत ही फेमस एक था स्लोगन। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये 1928 तक हम आ गए। लाला लाजपत राय मर जाते हैं किसके विरोध में? साइमन कमीशन के विरोध करते हुए। और फिर पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में लाहौर सेशन होता है। कांग्रेस का हर वक्त कोई ना कोई सेशन होते ही रहा है। हम कांग्रेस की सेशन की बात करते हैं। 1929 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक सेशन होता है। वो लाहौर में, लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। 31 दिसंबर 1929 को, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। फ्री इंडिया, पूरी तरह से इंडिया को आज़ादी की मांग किया गया। और पूछा जाता है इसमें कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। तथा यहीं पे एक और बात आई, 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मैंने अभी 1929 तक की बात की, जो कि पूर्ण स्वराज की घोषणा तक की बात की। आगे हम 1930 से 1929 के बाद हम दांडी मार्च से फिर से आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक 1930 तक हमें कुछ रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में पढ़ने